हेलो गाइस, विकिपीडिया चैनल पर आपका स्वागत है। मैं विपुल जैन। आज आपको बताने जा रहा हूँ कक्षा 10 विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न एमसीक्यू 20 एमसीक्यू को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करो, जिससे कोई भी प्रश्न आपका छूट जाए जो बोर्ड एग्जामिनेशन से मैच कर जाए। मैंने ऐसे प्रश्नों को तैयार किया है जो बहुत हेल्पफुल है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। प्रश्न है यहाँ पर, पहला प्रश्न है यहाँ पर लिखा हुआ 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, तो सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान क्या होगा। आपको स्क्रीन पर इसका क्वेश्चन लिखा हुआ मिल जाएगा। 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल के सेल का आंतरिक प्रतिरोध। देखिए, विद्युत वाहक बल होता है कैपिटल ई, ठीक है। विद्युत वाहक बल होता है कैपिटल ई, ठीक। ये लिखा हुआ 1.5 वोल्ट है, ठीक। और इसमें सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है स्मॉल आर। सेल का आंतरिक प्रतिरोध दे रखा है 3 ओम, ठीक है। और यहां पर दे रखा है सेल से प्राप्त धारा का अधिकतम मान ज्ञात कर रहे हैं। क्या ज्ञात करवा रहे हैं? अधिकतम मान। तो फॉर्मूला क्या होता है? I = E प्लस कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। जब भी धारा का अधिकतम मान ज्ञात करते हैं तो ये इसको 0 ले लेते हैं, ठीक है। तो 0 लेते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.5/3। तो 3 से 1.5 को कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा धारा I = 0.5 एम्पियर, ठीक है। समझ में आया? अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 मैं ले रहा हूँ। यहाँ पर एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है। अवतल लेंस की फोकस दूरी 5 मीटर है। देखिए, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, अवतल लेंस की फोकस दूरी यानी क्षमता होती माइनस की। अवतल लेंस माइनस में होता है और उत्तल लेंस प्लस में होता है। तो यहाँ पर इसकी क्षमता निकलवा रहे हैं, तो क्षमता के लिए तो इसका माइनस ही आ जाएगा। और फॉर्मूला होता है P = 1/f। और ये मीटर में, अगर सेंटीमीटर में होता तो यहाँ पर कितना रखते? 100/f रखते। तो 1/5 आ गया माइनस में, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा 0.2। और जो क्षमता होती है वो डायोप्टर होती है यानी D। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है आपके घर की टीवी में एक LED इंडिकेटर लगा हुआ है। एक आपके घर की टीवी में एक LED इंडिकेटर लगा है, 0.75 वोल्ट एवं 100 मिली एम्पियर का कार्य है। इसकी शक्ति क्या है? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात कर रहा हूं। देखिए, आपके घर में एक LED लगा है जिसका विभवांतर इन्होंने दिया है 0.75 वोल्ट, ठीक है। और इसमें 100 मिली एम्पियर का कार्य करता है। एम्पियर का मतलब धारा है। I = 100 मिली एम्पियर, ठीक है। अच्छा, इसकी शक्ति क्या होगी? शक्ति होती पावर। पावर बराबर क्वेश्चन मार्क। अच्छा, इसको मिली को हमें चेंज करना पड़ेगा, लेकिन इसमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, चारों ऑप्शन में मिली आ रहा है, तो हमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं है। तो फॉर्मूला होता है शक्ति बराबर वोल्ट गुणा धारा, P = VI। और इसमें आप रख दीजिए यहाँ पर 0.75 × 100। तो ये हो जाएगा आपका 75 मिली, एक मिनट, P बराबर ये हो जाएगा इसका आंसर मिलीवाट। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का। इसका आंसर आ रहा है ए। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? प्रश्न नंबर 4 में लिखा है प्रकाश का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होता है? प्रकाश का वेग, तो यहां पे 4 ऑप्शन दे रखे इन्होंने। वायु, ठीक है। प्रकाश का वेग सबसे अधिक किस माध्यम में होता है? तो इन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं। वायु, जल, ठीक है, वायु, जल, और तीसरा है आपका वायु, जल, कांच, ठीक है। और चौथा है निर्वात, ठीक। ये 4 ऑप्शन इन्होंने दे रखे हैं कि वायु, जल, कांच और निर्वात। इसमें लिखा है वायु का वेग निम्न में से किस माध्यम में सबसे अधिक होगा? तो माध्यम की बात कर रहे हैं, तो प्रकाश का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, जैसे वेग की बात कर रहे हैं तो V = C/μ होता है,
जहां म्यू होता है माध्यम, जहां म्यू होता है माध्यम का अपवर्तनांक और सी होता है नियतांक। ठीक है, सी होता है नियतांक और ये होता है माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, ये क्या होता है माध्यम का अपवर्तनांक। अब एक बात आप समझ लो कि माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है जितना सघन होगा, सघन से मेरा कहने का मतलब है जितना गाढ़ा होगा, ठीक है, और इसकी वैल्यू जितनी कम होगी इसका वेग उतना ही अधिक होगा। यानी ये जितना कम होगा, म्यू कम हो तो वेग अधिक होगा। ठीक है, और माध्यम का अपवर्तनांक, म्यू का मतलब है, माध्यम का अपवर्तनांक का मतलब है जितना सघन होगा, सघन माने होता है गाढ़ा, सघन माने होता है गाढ़ा। ठीक है, अब क्या क्या चीज गाढ़ी होती है, अब जैसे बात होती है वायु, जैसे वायु तो एकदम बहुत पतली होती है, विरल होती है वायु। ठीक है, लेकिन वायु से गाढ़ी क्या है, जल। जल और कांच ये दोनों कैसे हैं, गाढ़े हैं। यानी इनकी वैल्यू, इनका अपवर्तनांक अधिक होगा, इनका अपवर्तनांक अधिक होगा तो वेग कैसा होगा, कम होगा। लेकिन वायु और निर्वात ये दोनों एक हैं, ये दोनों एक जैसे हैं, वायु और निर्वात। ठीक है, लेकिन वायु के अपेक्षा निर्वात में माध्यम का अपवर्तनांक कैसा आएगा, कम आएगा। तो इसलिए इसमें निर्वात में वेग सबसे अधिक होता है, निर्वात में वेग सबसे अधिक होगा। बात क्लियर हुई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहे होंगे। वीडियो अगर हेल्पफुल लग रहा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट जरूर करो कि ये वीडियो आप कहाँ से देख रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है अनंत। ठीक है, इसमें जो ऑप्शन दे रखा है इन्होंने, समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6 है, लिखा है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। तो मैं एक बात आपको बता दूं कि अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। अब क्यों देता है इसकी बात और समझ लो, क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं है, वहां पर प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता। ठीक है, पृथ्वी पर प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है जिससे हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। बात क्लियर हुई, क्योंकि अंतरिक्ष में यात्रियों को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। क्यों देता है, क्योंकि वहां वायुमंडल अवेलेबल नहीं है और पृथ्वी पर वायुमंडल है, इसलिए पृथ्वी पर वायुमंडल होने की वजह से हमें आकाश का कलर ब्लू दिखाई देता है। ओके, चलिए यहां पर जो ऑप्शन दे रखा है वो 6 का ए पार्ट है। ठीक है, एक क्वेश्चन है। अब 7 वाला क्वेश्चन है, 1 माइक्रो ओम का मान कितना होता है। तो 1 माइक्रो ओम होता है 1 माइक्रो ओम। ठीक है, 1 माइक्रो ओम होता है 10⁻⁻6 ओम के बराबर होता है। ठीक है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, ये आपके फिजिक्स के क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 में काला जो है वो छठवां। अब मैं 8वें क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूं। प्रश्न नंबर 8 क्या है, निम्नलिखित में से एल्डिहाइड क्या है। देखिए एल्डिहाइड ग्रुप क्या होता है इसको जरा समझिए। एल्डिहाइड ग्रुप, इन्होंने हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। एक दे रखा है मेथेनॉल। ठीक है, मेथेनॉल दे रखा है। दूसरा ऑप्शन दे रखा है मेथेनल, मेथेनल। ठीक है, अच्छा, तीसरा ऑप्शन दे रखा है एथेनल, एथेनॉल। और चौथा ऑप्शन दे रखा है एथेन। ठीक, अब यहां पर जरा समझने की कोशिश करना। यहां पर इन्होंने दे रखा है कि एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा है। इसमें इन्होंने लिखा है निम्नलिखित में से एल्डिहाइड क्या है। तो मैं एल्डिहाइड की बात बता दूं कि एल्डिहाइड जो होता है, एल्डिहाइड का जो ग्रुप होता है उसके एल्केन में ई को रिप्लेस करके एल जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे एल्केन है, ये सारे एल्केन हैं। ठीक है, इसको रिप्लेस करके यानी इसको हटा के इसमें ऐड क्या कर देते हैं, एल। तो ये बन जाता है एल्केनल, एल्केनॉल बनता है ये। ठीक है, एल्केनल बनता है। अच्छा, इसमें ये नाल है। ठीक है, ये भी नाल है, ये नल है। यानी हमारा जो ऑप्शन आ रहा है वो ये आ रहा है, यानी मैथेनल। अब ठीक, अब एथेनल की बात आ रही है
एथेनॉल की बात आ रही है, तो ये अल्कोहलिक ग्रुप होता है। अल्कोहलिक ग्रुप में क्या होता है, इसके एल्केन में OL जोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है, इसके E को हटाकर ये बनता है एल्केनॉल। ठीक है, ये बन गया आपका एल्केनॉल, ये वाला। ठीक है, ये वाला बन गया एल्केनॉल। और ये जो बन रहा है मेथेनॉल, ये वाला है मेथेनॉल। तो एल्डिहाइड, ये Al ग्रुप जो जुड़ गया वो मेथेनॉल है और ये एल्केनॉल है। अब एल्डिहाइड ग्रुप की बात करें तो एल्डिहाइड में Al जुड़ता है, अल्कोहलिक में OL जुड़ता है। ठीक है, तो एल्डिहाइड Al है, तो इसलिए ये वाला इसका राइट आंसर होगा, सेकंड वाला। ठीक है, अच्छा आगे का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान क्या है? तो प्रश्न नंबर 9 है, देखिए H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक अम्ल और हमेशा ये है इसकी pH वैल्यू। ठीक है, 0 से स्टार्ट होती है, 7 होती है और ये 10 होती है, सॉरी 14 होती है। ठीक है, यहां पर लिखा है H2SO4 के जलीय विलयन का pH मान है। तो देखो 7 से जितने भी कम होते हैं, 7 से कम अम्ल, ठीक है, और 7 क्या होता है, 7 होता है उदासीन, यानी 7 शुद्ध जल का मान होता है 7। ठीक है, इसमें कोई वैल्यू नहीं होती, उदासीन होता है ये। और 7 से ऊपर 14 तक ये क्या होता है, क्षार। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ये वाला है 7 से कम, क्योंकि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो इसकी जो वैल्यू है वो अम्ल है वो 7 से कम होगी इसकी वैल्यू। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? तो जरा समझने वाली बात है इस क्वेश्चन में। ठीक है, कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? ठीक है, तो मैं कुछ धातुओं के यहां पर नाम लिख रहा हूं। ठीक, के पोटेशियम, सोडियम, KNaMg, KNaCa, Mg, AlZnFe, AlZnFe, P, हाइड्रोजन, CaG और Au। ठीक है, ये क्वेश्चन है यहां पर पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, H, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये आपके सामने इतनी धातुएं हैं। अब इसमें क्या पूछा गया है, इसमें पूछा गया है निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? तो मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन से ऊपर, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन से ऊपर वाली जितनी भी धातुएं हैं, ठीक है, वो हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं। ठीक है, इस श्रेणी में जो भी धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं वे अम्लों से हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं। ठीक है, जो धातुएं हाइड्रोजन से ऊपर हैं, यानी कौन सी है, पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, एटसेट्रा है, ये धातुएं हाइड्रोजन से जो ऊपर हैं वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती हैं, यानी अम्लों से क्रिया करके हाइड्रोजन को विस्थापित करती हैं। ठीक, विस्थापित करती है। ठीक है, और ये जो नीचे वाली हैं कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये धातुएं हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती। क्लियर हुआ? ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा, मैं यहां बता दूं, इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का कॉपर। ठीक है, इसका आंसर आ रहा है कॉपर। ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो सबसे पहले भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो भौतिक परिवर्तन नहीं है, तो सबसे पहले भौतिक परिवर्तन होता क्या है इसके बारे में हम पहले चर्चा करेंगे। ठीक, अब इसमें इन्होंने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मुझे ऑप्शन भी यहाँ पर लिखने पड़ेंगे। ऑप्शन क्या है? जल में क्वथनांक पर जलवाष्प में बदलना,
जल के क्वथनांक, जल के क्वथनांक, ये ऑप्शन दे रखा है, जल के क्वथनांक पर जल वाष्प बदलना। ठीक है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है, ऑप्शन सुन लेना जरा, बर्फ का पिघलना। ठीक है, बर्फ का पिघलना। तीसरा ऑप्शन दे रखा है, जल में लवण का घुलना। ठीक है, और चौथा ऑप्शन दे रखा है, एलपीजी का दहन। ये ऑप्शन है। सबसे पहले मैं यहां पर क्लियर करूंगा आपका भौतिक परिवर्तन क्या होता है सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो भौतिक परिवर्तन का मतलब होता है अवस्था, यानी अवस्था का चेंज होना। ठीक है, सॉलिड है तो लिक्विड हो जाएगी, लिक्विड है तो गैस हो जाएगी। रूप रंग आकार में जिसमें चेंजिंग होती है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अब रूप रंग आकार की मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर लिखा है, जल के क्वथनांक पर जल वाष्प बदलना। जल के क्वथनांक पर क्या लिखा है, जल वाष्प में बदलना। क्वथनांक होता है उबलना, और जैसे ही जल उबलेगा तो क्या होगा, क्या होगा, यानी पानी से क्या हो रहा है, भाप बन रही है, यानी लिक्विड से गैस बन रही है। तो ये भौतिक परिवर्तन हो रहा है। ठीक है, ये भौतिक परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि इन्होंने ये बोला है कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो ये भौतिक परिवर्तन हो रहा है क्योंकि कोई भी पानी है वो बॉयल हो रहा है, उबल रहा है, उबल रहा है और भाप बन रही है, तो यानी लिक्विड से कैसा हो रहा है, गैस हो रहा है। दूसरा है बर्फ का पिघलना। बर्फ होती सॉलिड, बर्फ कैसी होती, सॉलिड, और वो पिघल के क्या बन रही, पानी बन रही है। तो पानी बन रही है, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है, उसकी अवस्था चेंज हो रही है, वह ठोस अवस्था से सीधे काय में आ रही है, द्रव अवस्था में आ रही है। तीसरा है जल में लवण का घुलना। अब जल में लवण का घुलना, लवण होता है ऐसे, अपोज मानो NaCl एक लवण है, तो वह एक सॉलिड अवस्था में है और उसको हमने पानी में घोल दिया तो वो द्रव अवस्था में बन गया। तो ये भी एक क्या है, ये भी एक भौतिक परिवर्तन है। अब एलपीजी के दहन की बात कर रहे हैं, तो एलपीजी के दहन की बात करते थे, इसके दहन में निर्मित नया पदार्थ रासायनिक रूप में बदलता है। कोई भी चेंज होगा, कोई भी पोजीशन चेंज होगी तो इसमें रासायनिक रूप में वो बदल जाएगा और उसे वापस एलपीजी में हम नहीं बदल सकते, उसे वापस हम एलपीजी में नहीं बदल सकते हैं। इसलिए ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन, ये भौतिक परिवर्तन है और ये भौतिक परिवर्तन नहीं है। ठीक है, इसका भौतिक परिवर्तन नहीं हो रहा ये वाले का, तो इसका आंसर ये वाला हो जाएगा। क्लियर हुआ। नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है। जैसे मैंने अभी आपको पीएच का एक क्वेश्चन बताया था, पीएच का एक क्वेश्चन आता है, अम्ल क्षार लवण से ये रिलेटेड है। तो पीएच मान शुद्ध जल का होता है 7, इसको याद कर लो आप। ठीक है, 7 से कम होते हैं तो अम्ल और 7 से अधिक होते हैं क्षार। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बहते हुए रक्त को रोकने में उपयोगी यौगिक है। तो बहते हुए रक्त को रोकने के लिए वैसे घर में अगर फिटकरी जो होती है, जो सेविंग वगैरह पे भी लगा लेते हैं, जब कट वगैरह जाते हैं, तो फिटकरी एक ऐसा पदार्थ होता है जो रक्त को बहने से रोकता है। अब ये क्यों रोकता है वो जरा थोड़ा सा आप सुन लीजिए। बहते हुए रक्त को हम फिटकरी का प्रयोग करके इसको रोक सकते हैं, क्योंकि रक्त में एल्यूमिनियम और अन्य पदार्थों का एक नकारात्मक रूप होता है। ठीक है, जिससे एक उसमें कोलाइडी घोल बन जाता है, और इस कोलाइडी घोल को रोकने में Al3 पॉजिटिव, यानी फिटकरी में जो Al3 पॉजिटिव होता है वो रक्त को जमा देता है। ठीक है, वो रोकता है, जिससे क्या होता है, बहना बंद हो जाता है। Al3 पॉजिटिव की वजह से रक्त कोलाइडी घोल को रोक देता है, जिससे रक्त बहना बंद हो जाता है। तो इसका जो ऑप्शन है, बहते हुए रक्त को रोकने में फिटकरी उपयोगी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पराग कोश में होते हैं। ठीक है, हम बायोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं। ये आपका 14वां क्वेश्चन है। ठीक है, 14वें क्वेश्चन में क्या लिखा है, 14वें क्वेश्चन में लिखा है पराग कोश होते हैं। तो देखिए यहां पर 4 ऑप्शन दे रखे, बाह्यदल, अंडाशय, परागकण और बीजांड। ठीक है, तो यहां पर पराग कोश में होते हैं, पराग कोश में परागकण होते हैं। ठीक है, लिख लीजिए ये, पराग कोश में परागकण होते हैं। ठीक है, पा से पराग और पा से
पराग कोश में पराग कण होते हैं। ठीक है, ठीक है, पराग कोश में पराग कण होते हैं। इसमें ऑप्शन सी इज द राइट आंसर है। पराग कोश फूल के नर भाग का हिस्सा है। यह पीले, नारंगी या लाल रंग का होता है, क्योंकि ये नर भाग का हिस्सा है और ये पीले, नारंगी और लाल रंग का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में जाइलम का क्या कार्य होता है? प्रश्न नंबर है 15। पादप में जाइलम का क्या कार्य होता है? वैसे मैं आपको स्पष्ट कर दूं, देखिए दो तरह के ऊतक होते हैं, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। ठीक है, तो पादप में जाइलम का जो मुख्य कार्य होता है वो जल का संवहन करना होता है, यानी नीचे से जल को लेना और ऊपर तक पूरे पादप में पहुंचाना, ये जल का कार्य होता है। यह जड़ों से पानी को, खनिजों को जल यहाँ यह पानी और खनिजों तक, यह पत्तियों तक पानी को पहुंचाता है और इसका मुख्य कार्य होता है, यह लकड़ी की परतों का उत्पादन करता है, यानी धीरे धीरे लेयर बनाता है ये लकड़ी की। ठीक है, और संवहन का जो कार्य होता है, ठीक है, वो भोजन को बनाने का होता है। ठीक है, और तीसरा है, और तना और पत्ती जो उत्सर्जी पदार्थ का संवहन करते हैं वो तना और पत्ती करते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इसमें जो ऑप्शन है पादप में जाइलम का मुख्य कार्य होता है जल का संवहन करना। जो हम पानी पौधे में डालते हैं और वो पौधे से पानी, जड़ से पानी सीधे कहाँ जाता है? तनों से होता हुआ पत्तियों में, फूलों में, फलों में जाता है, वो होता है आपका जाइलम का कार्य, और संवहन का काम होता है उसके भोजन को बनाना। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। देखिए इनमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? मस्तिष्क उत्तरदायी है तो सोचने का कार्य, शरीर संतुलन, हृदय स्पंदन। तो मस्तिष्क के सारे कार्य होते हैं, बिना मस्तिष्क के आप कोई भी कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, जो भी सारे काम हमारा ब्रेन ही करता है और ब्रेन से ही सारे काम संभव हैं, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो सभी कार्य होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन में लिखा है, यहाँ पे लिखा है सभी। ठीक है, सभी कार्य। अब क्वेश्चन नंबर 17 में है, समजात अंगों का उदाहरण क्या है? तो समजात की बात मैं बताऊं, समजात अंग होते क्या है? समजात, ठीक है, समजात क्या होता है? समजात अंग, ठीक है, समजात अंग की एक छोटी सी डेफिनेशन है। इनकी उत्पत्ति में तो ये समान होते हैं, लेकिन कार्य में अलग अलग होते हैं। ठीक है, उत्पत्ति में समान और कार्य में अलग होते हैं, कार्य में अलग होते हैं। अब कैसे पता लगेगा कि उत्पत्ति में समान है और कार्य में अलग होते हैं? ठीक है, अब यहां पर इन्होंने ऑप्शन दे रखा है, हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद। हमारा हाथ तथा कुत्ते का अग्रपाद, ये इन्होंने ऑप्शन दे रखा है पहला, कुत्ते का अग्रपाद। अब मैं यहां पर क्लियर करूं कि हमारा जो हाथ होता है वो कार्य करने के काम आता है, और कुत्ते का आगे का भाग जो, यानी कुत्ते की जो आगे की टांगे होती हैं, आप टांगे कहते हो, वो दौड़ने का काम करती हैं। तो दोनों में कार्य अलग अलग है, लेकिन इनकी जो श्रृंखला होती है, इनकी जो कोशिकाएं होती हैं वो एक समान होती हैं। इन कुत्ते की और मानव की दोनों की कोशिकाएं सेम होती हैं, लेकिन इनके वर्क अलग अलग है। क्योंकि समजात अंग इसे ही कहते हैं कि उत्पत्ति में समान होते हैं लेकिन कार्य में अलग अलग होते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब मैं दूसरे ऑप्शन की बात करूं, दूसरे ऑप्शन में लिखा है हमारा दांत और हाथी दांत। अब देखिए, मनुष्य का दांत और हाथी दांत। अब मनुष्य का दांत में कृतंक होता है। मनुष्य के 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृतंक, रदनक, चवर्णक, अग्रचवर्णक, 4 प्रकार के दांत होते हैं, लेकिन हाथी के इस तरह के नहीं दांत होते। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन समान नहीं है, क्योंकि समान होना चाहिए। और तीसरा ऑप्शन है आलू और घास। देखिए, आलू एक भूमिगत तना है और घास एक शाक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं बनता है। इसलिए पहला ही ऑप्शन सही है इसका, कि हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है में क्या लिखा हुआ है? प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 18 है, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है? ठीक है, वैसे तो यहीं पे ये क्वेश्चन हो जाता है। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है। अब कौन कौन से 2 कोष्ठ होते हैं? देखिए, 2
मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। इसका आंसर है 4। ठीक है, मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। मनुष्य के हृदय में 2 कोष्ठ ऊपर होते हैं और 2 कोष्ठ नीचे होते हैं। 2 कोष्ठ जो ऊपर होते हैं उनको आलिंद कहते हैं और जो 2 कोष्ठ नीचे होते हैं उनको निलय कहते हैं। ठीक है, जिसमें 2 कोष्ठ अशुद्ध रक्त को शुद्ध करते हैं और 2 कोष्ठ शुद्ध रक्त की सप्लाई करते हैं पूरी बॉडी में। ठीक है, पूरे शरीर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसमें 4 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 19। मास्टर ग्रंथि क्या है? तो मैं आपको क्लियर कर दूं, मास्टर ग्रंथि देखिए इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, थायराइड, एंड्रिनल, पीनियल और पीयूष। तो मास्टर ग्रंथि को हम पीयूष ग्रंथि कहते हैं या इसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं। इसके 2 नाम है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि। तो आपके में इसमें पीयूष ग्रंथि लिखा हुआ है, वैसे पिट्यूटरी ग्रंथि भी कहते हैं और ये मस्तिष्क के आगे के भाग में पाई जाती है। ठीक है, और इसका जो कार्य होता है वो हार्मोन की विधि को नियंत्रित करना होता है, हार्मोन की क्रिया विधि को नियंत्रित करना। ठीक है, हार्मोन की क्रिया विधि को नियंत्रित करना। अब इसमें ऑप्शन दे रखा है, थायराइड ग्रंथि क्या होती है? तो ये थायरॉक्सिन हार्मोन्स को स्रावित करती है। ठीक है, तो आपका जो आंसर है मास्टर ग्रंथि में पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि होता है। पीयूष ग्रंथि, ठीक है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि भी इसे कहते हैं। ठीक, अब लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा हुआ है? ईस्ट में अलैंगिक जनन प्राय होता है। अब ईस्ट में अलैंगिक जनन होता है, तो ईस्ट क्या होता है? ईस्ट होता है कवक। ठीक है, और कवक होते हैं थैलोफाइटा। और थैलोफाइटा क्या होते हैं? थैलोफाइटा होते हैं ऐसे पादप जिनका आकार थैलस के आकार का होता है, यानी थैले के आकार का होता है, यानी उसमें जड़, तना, पत्ती नहीं होती। ठीक है, अब इसमें लिखा है ईस्ट में अलैंगिक जनन प्राय होता है, मुकुलन के आधार पर इसका ईस्ट चलन होता है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा? वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो कहाँ से देख रहे हो ये जरूर बताओ। देखिए पेपर बहुत करीब है, 24 फरवरी से आपके पेपर हैं। मैं चाहता हूँ, मेरी आपसे सबसे सभी को शुभकामनाएं हैं, आपके पेपर बढ़िया हो और अच्छे जाएं। ठीक है, यदि वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट जरूर करके बताओ कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो। और ये ठीक है, तब तक के लिए जय जिनेंद्र, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।